नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर और हम बात करेंगे निजीकरण और निगमीकरण को लेके। हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो इंजीनियर हैं और एमटीएनएल के अंदर डीजीएम बीआरएस लिया है और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, गौतम बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, शांति का प्रतीक दर्शाने के लिए बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है। हमारे बीच में इंजीनियर आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। आरपी सिंह जी, आज पूरे निगमीकरण को ये खत्म करने जा रहे हैं कि निजीकरण से हमारे समाज को, बहुजन समाज को क्या नुकसान है और सरकार को क्या फायदा है? निजीकरण के हिसाब से देखा जाए तो सरकार को पूरा का पूरा फायदा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इस देश के गरीबों के लिए, शूद्र समाज के लिए जो एक आरक्षण की व्यवस्था की थी जी, तो अगर ये उस आरक्षण को डायरेक्ट रूप में ख़त्म करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हाई हल्ला हो सकता है। नौकरियां जो वैकेंसीज निकलती हैं उनमें एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी परसेंटेज बनती है उसको देने का काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने का काम करती थी। तो इन्होंने लोगों को, हम गरीब समाज को, SC ST OBC को उन वैकेंसीज में हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए इन्होंने एक पिछले रास्ता चुना जिसको हम कहते हैं निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन जी। तो प्राइवेटाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट बनता हमारा, उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है अभी कि जिससे को हमको रिजर्वेशन दे सकें। मतलब सर, आपका मानना है कि जो एक निजीकरण, निगमीकरण जो कर रहे हैं ये सीधा आरक्षण को खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, वहीं मैं आ रहा था जी। क्योंकि निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन करके डिपार्टमेंट्स का वहाँ हमारे लिए रिजर्वेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए वहाँ पर अगर ये निगमीकरण और प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं तो वहाँ हमारा रिजर्वेशन स्वतः ही खत्म हो जाता है। लेकिन सर, आज देखा गया है कि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं आज वो बड़े परेशान हैं। चाहे मैं रेलवे की बात करूं, जैसे एमटीएनएल की बात करूं, एमटीएनएल को तो पूरा ही खत्म करने जा रहे हैं और पहले दूरसंचार हुआ करता था, ऐसे ही मतलब दूरसंचार हुआ करता था जो मंत्रालय के अंदर में हुआ करता था, उसके कई टुकड़े कर दिए, कहीं BSNL कर दिया, कहीं एमटीएनएल कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो क्या लगता है सर, इससे सरकार क्यों ऐसा कर रही है? देखो, सरकार का वही एक एम बनता है क्योंकि पहले तो एक DOT के नाम से पूरा डिपार्टमेंट था जी। तो पूरा ये कहते हैं कि जिस टाइम DOT के फॉर्म में ये डिपार्टमेंट चल रहा था, DOT मींस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये मिनिस्ट्री के अंडर में था डायरेक्ट, तो उसको ये कहते थे कि भाई ये तो पूरा हाथी का पैर है, इसको कोई हिला नहीं सकता। मेरे टाइम में भी 84 में जब मेरा पोस्टिंग हुआ एज ए GTO, तो हमारे डिपार्टमेंट की इतनी इनकम हुआ करती थी कि हमने 1-1 अरब रुपए का चेक गवर्नमेंट को दिया है जी। इतनी बड़ी इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम इतना था, लेकिन वो चीज़ भी शायद गवर्नमेंट को सुहाई नहीं और इन्होंने लोगों के, काफ़ी लोग यहाँ जॉब लगी इस डिपार्टमेंट में, तो इन्होंने फिर इसको टुकड़े टुकड़े करना शुरू करने की प्लान बनाई। तो इन्होंने सबसे पहले DOT को MTN और BSL में डिवाइड किया। MTN और BSL में डिवाइड करके फिर 2000 से इन्होंने इसको कॉरपोरेशन की फॉर्म दी और कॉरपोरेशन की फॉर्म देने के बाद भी इनको शायद तसल्ली नहीं हुई। और सर, बड़ी विडम्बना है, टावर जो है सरकार के हैं और जो चैनल है वो सरकार के हैं, उसके बावजूद उस पर एक कोई बाहरी व्यक्ति बुलाकर उस पर कब्जा कर दिया जाता है। जैसे रेल हमारी, पटरी हमारी, जगह हमारी, स्टेशन हमारा, ड्राइवर हमारा, लेकिन उसकी जो आमदनी लेगा एक बाहरी आदमी लेगा, ऐसा क्यों? फिर वही बात आती है कि जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट सर्वेंट हैं रेलवे में या DOT में, MTNL BSL में, उनको सरकार ये सोचे कि इनको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये कभी VRS ले आते हैं, VRS के माध्यम से MTNL और BSL में से लगभग 19-20 हज़ार लोग काम करते थे और VRS लाने से कम 14,500 लोगों ने VRS ले ली। लगभग 5,000 लोग बॉम्बे और दिल्ली में काम कर रहे हैं और उसमें भी टाइम टू टाइम मैं समझता हूँ पिछले 2 सालों में काफ़ी लोग
जो अपनी 60 साल पूरी कर चुके होंगे वे भी काफ़ी लोग रिटायर हो गए। अच्छा सर, इंजीनियर साहब ऐसा नहीं लगता जैसे सरकार आरोप लगाती है आप जैसे अधिकारियों पे कि वो काम नहीं करते हैं इसलिए ये हमें प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं और जो प्राइवेट लोग हैं वो अच्छा काम करते हैं? जहाँ तक काम ना करने की बात है, इसमें MTNL और BSL में जो JTO मतलब जो लाइनमैन, JTO, SD प्लस DT जो प्रमोटिव ऑफिसर्स बन के आए हैं वो लोग रात दिन काम करते हैं और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि ये डिपार्टमेंट अब तक चल रहा है और चला है। लेकिन जहाँ तक DGM एंड अबव कैडर की बात है, ये लोग पॉलिसी मेकर होते हैं जी, क्योंकि अगर ये पॉलिसी डिपार्टमेंट के फेवर में अगर बनेंगी तो उससे डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा। अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई पॉलिसी बनेगी तो उससे डिपार्टमेंट को नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट जो यहाँ तक इतनी ऊंचाई से नीचे धड़ाम गिरा है तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स की कमी रही जो आज डिपार्टमेंट का ये है। सर अभी देखने में आया है कोरोना टाइम के अंदर, मैं तो हमेशा रोड पे ही था, लेकिन वहाँ जो काम किया है कोरोना टाइम के अंदर वो सरकारी कर्मचारियों ने काम किया है, लेकिन प्राइवेट जिनको प्राइवेट कहा जाता है या जो निजीकरण की बात करते हैं वो कहीं भी नजर नहीं आए। हमें सरकारी जो अस्पतालों की बात करें, जैसे आप जैसे लोग दूरसंचार जो MTNL को चला रहे थे, आपने अपने आप को ना देख के, अपने बच्चों को ना देख के, लेकिन आपने समाज का काम किया, जनता का काम किया, सरकार का काम किया। बिल्कुल सही है। हमारे लोगों ने, मैं समझता हूँ कि कोरोना पीरियड में भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की लोगों को सर्विस देने की कि लोगों को, क्योंकि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, कम्युनिकेशन कहीं डाउन ना हो जाए, लोग एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते थे, तो लोगों को जितना अच्छी से अच्छी सर्विस दी जा सके उन लोगों ने कोरोना काल में भी आकर के अपनी ड्यूटी निभाई। उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और मैं समझता हूँ कि कोरोना काल में ऑन ड्यूटी काफ़ी लोग स्वर्ग सुधार गए। आपको जानते तो सब हैं, लेकिन बाबा साहब भी मान नहीं रहे। ना मानने की बात है, बाबा साहब को मान भी रहे हैं, लेकिन जितने स्तर पर बाबा साहब को मानना चाहिए, उनके मिशन को गति देनी चाहिए, वो शायद हमारा पढ़ा लिखा समाज उस गति से आगे नहीं बढ़ रहा। इंजीनियर साहब, ये आप थोड़ा सा देखो बातों को दबा रहे हैं कि पढ़ा लिखा समाज। 1956 में बाबा साहब ने बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और वही हकीकत बात आज नहीं है कि आज संगठन बना के भिन्न भिन्न बाबा साहब के नाम से पार्टियां बनाकर आज भी तो धोखा दे रहे हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जो अच्छे DGM हैं या जो इंजीनियर हैं, किसी अधिकारी ने किसी बच्चे को गोद लेके कहा होगा भी हम तुम्हारी शिक्षा दिला रहे हैं? ऐसा है? इसकी तरफ अभी हम हमारे ऑफिसर्स का, हमारे कर्मचारियों का कोई ध्यान जितना होना चाहिए था नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि भी आप पढ़ लिख कर जब सक्षम हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप गांव में जाइए, वहाँ गरीब लोग हैं उनकी मदद कीजिए। तो उन्होंने एक नारा दिया था, मिशन पे बैक टू सोसाइटी जी। हम लोग केवल मिशन को, इस एक सेंटेंस को याद तो कर रखा है, लेकिन हम ना गांव में जाते हैं, ना यहाँ गरीब बच्चों को गोद लेने का काम करते हैं जिससे उनकी कोई हेल्प हो सके। और यही हाल बाबा साहब के पीरियड में भी था। उस टाइम बहुत ज़्यादा था, आज कुछ ज़्यादा लोग हैं जो थोड़ा हेल्प की तरफ से गति देने की बात है, या इस तरीके के टॉर्चर्स जब हमारे समाज के साथ होते हैं तो उसमें लोग कन्नी क्यों काट जाते हैं। क्योंकि रही नेताओं की बात, अब नेता लोग क्या है, अगर क्योंकि नेता लोग दूसरी पार्टियों से जीत कर आते हैं, तो जब दूसरी पार्टी से जीत कर आएंगे तो वो अगर हमारे समाज पर कोई अत्याचार होता है तो वहाँ उस टाइम चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों के रहमा परम्परा है वहाँ पर। अगर हम लोग अपनी ही पार्टी से जाएंगे तो हम उसका विरोध अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और जब तक हम दूसरे की पार्टियों में घुसे हुए हैं तो हम खुल करके उन चीज़ों का विरोध नहीं कर सकते। बाबा साहब के मिशन के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, और जब तक हम बाबा साहब के मिशन के बारे में ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हम अपने समाज का उद्धार नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अपने समाज को सबसे पहले यही संदेश दूंगा कि हमको मिशन पे बैक टू सोसाइटी को फॉलो करने से पहले हमें बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में ज्ञान होना बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब को पढ़ना होगा और भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है उनको मानना होगा। क्योंकि हम समाज का सुधार की बात करें, हम समाज के उत्थान की बात करें, घर में बैठे नहीं होगा।
क्योंकि हमारे पास बचा क्या, हमारा सब कुछ लूट गया। क्यों आरपी सिंह जी? बिल्कुल सब कुछ लूट गया, हमारी एजुकेशन लूट गई, हमारी शिक्षा लूट गई और नौकरियां लूट गई। अब हमारे पास कुछ नहीं है गंवाने के लिए। तो क्यों नहीं समाज आगे बढ़ता है? क्यों नहीं समाज बाबा साहब को पढ़ता है? क्यों नहीं समाज गौतम बुद्ध की बातों को